नमस्कार। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं। साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों की डिटेल भी गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की चैटिंग के सबूत भी एटीएस को मिले हैं। बहुत बड़ी खबर यह कि कई सारे जो धार्मिक स्थल थे उत्तर प्रदेश में, वो इनके निशाने पर थे, उनके पास इनके नक्शे बरामद हुए हैं। सीधी तौर से ये चाल है, बहुत ही गहरी साजिश है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले यहाँ पर वैमनस्य का एक माहौल पैदा किया जाए और यहाँ पर संप्रदायों के बीच में खलल की कोशिश, और जानबूझकर आतंकवादी जो ये संगठन है, ये जो संदिग्ध हैं जो निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं इनके तार विदेशी ऐसी ताकतों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं अजीत सिंह के पास। अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास, इन संदिग्धों के पास राम मंदिर से लेकर मथुरा काशी तक के जो हैं नक्शे बरामद हुए हैं, सार्वजनिक स्थल बरामद हुए हैं। क्लियरली इनका जो इंटेंट है वो ये है कि चुनाव से पहले माहौल खराब कर दिया जाए। अजीत। देखिए, बिल्कुल आनंद, एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनके पास से कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जले हुए नक्शे बरामद हुए हैं, काशी मथुरा अयोध्या के नक्शे बरामद हुए हैं जिसमें रेड कलर से पिन किया हुआ है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की एटीएस ने की है, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने देर रात एक रिव्यू बैठक की। आनंद बता दें, उस रिव्यू बैठक में यह कहा गया है कि एटीएस को अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक गाड़ियां दी जाएगी जिससे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे सके। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। आनंद, उन्हीं से पूछ लेते हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन था और कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसी एटीएस को बधाई दूंगा, क्योंकि आदरणीय योगी जी की सरकार में उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। ये परदेशी में नहीं, इन देश में भी कोई घटना ये कर सकते थे, इसलिए उसको नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। इसके लिए हम बधाई देंगे, और आने वाले समय में भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोगों के तार इससे जुड़े हुए थे, एटीएस उस पर भी कार्रवाई करेगा। उनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं राम जन्मभूमि के आसपास के, काशी विश्वनाथ के, मथुरा के, कई सारे इलाके के, कई राजनेता भी उनके टारगेट पर थे। क्या क्या बात कहें? मैंने कहा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुरक्षित है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं, और इसी का परिणाम है जिस तरह से कल इस बहुत बड़े संगठन के आतंकियों को पकड़कर और उसको जो एक नापाक साजिश थी उसको नाकाम किया, जो कि वो 15 अगस्त के अवसर पर करना चाहते थे पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, जैसे कि अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एटीएस के अधिकारियों ने आप सबके बीच में बैठकर बताया है। तो इसलिए अभी कौन कौन लोग और शामिल थे उनको भी बिहाइंड द बार करेंगे, इनके तार कहां से जुड़े थे वो एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। पाकिस्तानी हैंडल है अलुल हल मंडी, जो संभल का रहने वाला है, दिल्ली स्पेशल पुलिस का सेल का वांटेड भी है। सऊदी अरब भी जो पकड़े गए आतंकी वहां थे। जो मुसीर पकड़ा गया वो ई रिक्शा और बैटरी का काम करता था, उससे प्रेशर कुकर बम बनाते थे। तो क्या आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ठिकाने और लोग थे जिनको 15 अगस्त पर अगर ये साजिश होती तो बहुत बड़ी साजिश होती? बिल्कुल भी बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। मैंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि हमारी पुलिस और हमारी एजेंसियों पर हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है, क्योंकि हमारे देश की और प्रदेश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है, और आज उनका मनोबल 7वें आसमान पर है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और जिस तरह से इस घटना को उन्होंने नाकाम किया है, इससे साफ हो जाता है कि देश भी सुरक्षित है और प्रदेश भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको आतंकियों पर भरोसा है,
और हमारी पुलिस की एजेंसियों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग आतंकियों पर से मुकदमे हटाने की बात करते थे, उन्हें जरूर कष्ट हुआ है आतंकियों को पकड़ जाने पर। आगे कितनी कार्रवाई जारी है? छापेमारी चल रही है, 6 संदिग्धों को और पकड़ा गया, कानपुर से 2 को उठाया गया, एटीएस केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क में है, क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार इस तरह के खुलासे कर रही है। चाहे धर्मांतरण आपने देखा होगा, उसकी साजिश को भी नाकाम करने का काम किया है। और आगे ये तो बहुत बड़ी घटना थी जिसको लेकर जो रूपरेखा बनाई थी आतंकियों ने, उसको नाकाम किया है। तो यही तो योगी सरकार का इकबाल है। आज यही तो योगी सरकार की एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, जो आज पूरे प्रदेश को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और बिल्कुल ये आश्वास दे रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं कि हम आगे भी आपकी सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और जो लोग भी इस साजिश में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अजीत, मैं फिर आपके और मोहसिन रजा साहब की ओर रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा आनंद तिवारी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं विक्रम सिंह जी जो है फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते विक्रम जी। लेकिन मैं सबसे पहले आनंद से जानना चाहूंगा, आनंद, कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले बहुत बड़ा कारनामा करने की कोशिश या साजिश रची जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, लगातार अलकायदा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सऊदी अरब से अपना नेटवर्क अभी भी हिंदुस्तान में चला रहा है। और न्यूज 18 इंडिया ने एक बड़ा खुलासा कल किया था, जिसमें हमने जो खुफिया और सरकारी दस्तावेज थे वो दिखाए थे कि किस तरह से अलकायदा के जो आतंकी था, एक अब्दुल रहमान, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो पाकिस्तान गया था और वहां पर उसने हाफिज सईद और जकीउल रहमान लखवी से मुलाकात करी थी। जकीउल रहमान लखवी से मुलाकात पेशावर की जेल में हुई थी उस दौरान, और वहां पर उसे एक सेफ हाउस दिया गया था। उस मीटिंग में सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं कि भारत में जमात का एक दफ्तर खोलने का एक प्लान तैयार करने का अब्दुल रहमान को कहा गया था, और जब वो भारत आया तो यहाँ पे उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। आनंद, बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसलिए लखनऊ जा रही है क्योंकि साल 2015 में AQIS का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का जो पर्दाफाश है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था। कई राज्यों से आतंकवादियों को, 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 आतंकवादी जो थे वो यूपी के संभल के रहने वाले थे, और जो 2 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में जाकर वहां पर छुप गए थे, जिसमें एक का नाम सैयद अख्तर था और दूसरा सरजील अख्तर था। जो दोनों लोग में, जिसमें हलमंडी जो है वो सैयद अख्तर उसका असली नाम था, जो अपना नाम बदल के इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। यही वजह है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे सख्ती से स्पेशल सेल भी पूछताछ करना चाहती है कि आखिर जो सऊदी अरब में मीटिंग्स होती हैं अलकायदा की, उसमें और क्या क्या प्लानिंग रची गई थी, किन किन और लोगों को भारत में तबाही मचाने के लिए अलग अलग जगह भेजा गया, और किस तरह की मॉडस ऑपरेंडी अब नई तरीके से अलकायदा और जो दूसरे आतंकी संगठन है वो बना रहे हैं। जी आनंद, आप मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो है हम हमारे अखाड़ा के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वापस अजीत और आनंद तिवारी से बात करेंगे और साथ ही विक्रम सिंह जी से भी बात करेंगे। कल 2 संदिग्ध की लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद आज ATS की यूपी के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। इस बीच जानकारी ये है कि कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनकी खबर के मुताबिक अलग अलग शहरों में से 6 और लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी बनारस, अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट भी जारी किया है। अजीत, जरा इस तरह विस्तार से बताइए कि ये कल की गिरफ्तारी के बाद आज की जो कार्रवाई है, इसके तार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? देखिए, बिल्कुल आनंद, जो कल की गिरफ्तारी है उसके बाद लगातार ATF छापेमारी करी कि उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो इनके पास से टेलीग्राम के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो इन्होंने बातचीत की है, चैटिंग की है, वो यूपी ATS को हाथ लगे। और उसी आधार पर जब पूछताछ हुई तो इनके पास से जो डायरी और नक्शे बरामद हुए, उसमें अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा सब जगह की चीजें बरामद हुई। तो उसके निशानदेही पर इन्होंने पूछताछ की और कानपुर में ATF ने छापेमारी के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा। यूपी के अलग अलग शहरों में ATS की छापेमारी चल रही। इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहां भी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी, चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और सभी जो बड़े शहर हैं, बनारस से लेकर मथुरा तक, सब जगह अलर्ट कर दिया गया है, सब जगह चेकिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे आनंद। तो लिहाजा इनका जो DIU मतलब डू इट योरसेल्फ, इनका जो मॉड्यूल था उसको ATF ने खोल रखा है, इस जो है पता लगा लिया। उसके तहत ये है कि ये खुद पहले करके अपने संगठन में दिखाते हैं कि देखिए हमने ये बम बनाया और इसके बाद विस्फोट कर दिया और इसमें इतने लोग मारे गए। उसके बाद उन्हें उस गिरोह में शामिल किया जाता है और उसी के परिणाम जो मुसीर है, जो कल लखनऊ से पकड़ा गया, वो प्रेशर कुकर बम का स्पेशलिस्ट है और वो बनाता था। ई-रिक्शा की बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सब को लेकर ATF लगातार पूछताछ कर रही है। मुसीर और जो शाहिद है उनके परिवार के लोगों को भी ATS मुख्यालय पर रखा गया, उनके गाँव ले जाया
जा रहा। लगातार छापेमारी की जा रही, केंद्रीय एजेंसियों से एनआईए तक से भी उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी जो एजेंसियां हैं वो अपनी जानकारी शेयर कर रही हैं। जी, तो यानी कि एक डू इट योरसेल्फ DIY किट्स हैं, यानी कि आप पहले खुद ऐसे नतीजों को, इतने घटनाओं को अंजाम दीजिए, उसके बाद हम आपको गिरोह में शामिल करेंगे। तो यानी पहले आप आतंक की घटना कीजिए, उसके बाद अपने आप को आतंकी हैं साबित कीजिए और उसके बाद फिर आपको गिरोह में शामिल किया जाएगा। कितनी गहरी साजिश है, अलग अलग जगह पर इन्होंने नज़र बना रखी है। कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। 15 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ करें और चुनाव से पहले माहौल को इस तरह बिगाड़ दें, ये कहीं ना कहीं एक माहौल बना दे कि भारत असुरक्षित है, उत्तर प्रदेश असुरक्षित है और मोदी सरकार फेल है। कई जो कल हुई जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो बगदा में ATS का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो बगदा में ATS का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अब आतंकियों और उनकी गिरफ्तारी और अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, वो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि ATS पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं ATS को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। वोट बैंक की राजनीति अपनी तरफ, देश की सुरक्षा अखंडता एक तरफ, इस पर कैसे, इनमें कैसे कोई मेल हो सकता है? दोनों अलग अलग बातें हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ है। विक्रम सिंह जी, ये तो एक बहुत गहरी साजिश है। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें हैं जो ये दिखाना चाहती हैं कि भारत असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले माहौल खराब कर दिया जाए, 15 अगस्त से पहले माहौल खराब कर दिया जाए, ये आतंकी संगठनों का इनका एजेंडा रहता है। इसमें किस तरह की सियासत हो सकती है? इसमें सियासत की आनंद जी कोई संभावना नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है कि सरासर आतंकवादी गतिविधियों में, वो भी विश्व के जाने माने कुख्यात अलकायदा के सदस्यों की गिरफ्तारी में आपको यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास नहीं तो ना कथनी कटनी में थोड़ा हमें परिचय दीजिए। जो भी आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके राजनीतिक दल के लोगों के पास यूपी पुलिस सुरक्षा, उनको आज वापस कर दें, तब तो हम माने कथनी करनी में कोई फर्क है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के हल्के बयान आपसे उम्मीद नहीं की जाती थी। कई पुश्तों से आपने यूपी पुलिस की सेवाएं ली हैं अपनी सुरक्षा और अपनी सेवा के लिए। ये उम्मीद की जाती है कि इतने उत्कृष्ट पुलिस बल के बारे में ऐसे हल्के बयान आप न देते, लेकिन अब आपने दे ही दिया। उसके 2 निहितार्थ हैं कि एक तो आपको यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है और ऐसे अलकायदा के आतंकवादियों के प्रति आपकी जो राजनीतिक मजबूरी है, एक अत्यंत उदार दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं, जो कि आपके लिए, आपके समाज के लिए, पूरे भारत के लिए ये आत्मघात से कम नहीं है। चेत जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। एक कड़ा संदेश देने का कष्ट कीजिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके पास की जो बरामदगी हुई है उसको देख लीजिए, राम मंदिर का नक्शा, गोरखपुर का नक्शा, और जिस तरीके से रिकवरीज हो रही है, इनके मंसूबे तो अभी परत दर पर आएंगे। और एक पर्टिकुलर समुदाय और धर्म विशेष को टारगेट करने की इनकी मंशा भी दिख रही है। आनंद तिवारी की खबर है कि स्पेशल सेल की एक टीम दिल्ली से भी निकली है। आनंद, जी देखिए आनंद, अभी टीम निकली नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो जरूर लखनऊ जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि कल देर शाम तक या परसों सुबह एक टीम लखनऊ जाएगी और वहां पर अलकायदा के आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2015 में जो एक AQIS का मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसमें कुछ आतंकवादी फरार हो गए थे जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, और कुछ 2 आतंकवादियों को जो संभल के रहने वाले थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। कल जो गिरफ्तारी हुई है, उन आतंकवादियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो सैयद अख्तर है
वो किस तरह से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि वो संभल कर रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने अपना नाम हलमंडी रख लिया है और जो इस समय पाकिस्तान से आईएसआई, पाकिस्तान से अलकायदा के लिए जो है वो इंडिया में रिक्रूटमेंट का काम देख रहा है और लॉजिस्टिक और जो वेपन्स है वो सप्लाई करने का काम कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब जाती है और क्या जानकारी उसको मिलती है, क्या कुछ चीजें शेयर करेगी, क्योंकि आनंद हाल में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक अलकायदा को लेकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करने वाली है, जिसमें डॉक्टर सबील अहमद ने जो खुलासे किए हैं उसका पूरा जिक्र होगा कि अलकायदा किस तरह से सऊदी अरब में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में उसने जिस तरह से अपनी मीटिंग्स वगैरह करी थी और सऊदी अरब में किस तरह से गढ़ बना था, वहां पे जो यूथ आते थे पढ़े लिखे वो किस तरह से वहां पे रेडिकलाइज होते थे और उनको उसके बाद ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाता था, जिसमें अब्दुल रहमान को भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। ये सरकारी दस्तावेज में तमाम चीजें दर्ज है कि वो वहां पर हाफिज सईद और जकी उल रहमान लखवी से मिल के आया और किस तरह से भारत में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देना है उसका खाका वहां पर तैयार किया गया था। हालांकि वो अंजाम देता उसके पहले दिल्ली पुलिस ने जो अब्दुल रहमान है उसे गिरफ्तार कर लिया था। कहीं ना कहीं ये तो एक आतंकी साजिश है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के राशिद अल्वी ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाक़यात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। चुनाव में अभी 9 महीने हैं अजीत, लेकिन चुनाव से पहले टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, कह रहे हैं राशिद अल्वी। देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब से ही लेते। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कह रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तभी आतंकी पकड़े जाते हैं, इसके पहले भी पकड़े जाते हैं। किस तरह से इनके बयान को देख रहे हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा किया, जिन्होंने आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम किया, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा साहब कहकर बुलाते थे, जो कहना चाहिए जो लखवी था उसको लखवी साहब कहकर यही नेता जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तो कौन लोग सम्मानित करके कौन महिमा मंडित करता था प्रदेश और देश में आतंकियों को। तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। ये सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को इतना हल्के में लेते हैं क्योंकि इन्होंने आतंकियों की भेंट चढ़ा रखा था देश को। आज आतंकियों से आजाद कराने में भारतीय जनता पार्टी की, देश की आदरणीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने काम किया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा सतर्कता से काम किया है, लोगों को सुरक्षा प्रदान की और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साजिश ढूंढ रही है अपने निजी स्वार्थों के लिए। क्या ये 2022 के चुनाव को लेकर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। अब अगर आप बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो पार्टी और उनकी सहयोगी कांग्रेस ये तो आतंकियों को आजाद करने की बात करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आतंकियों से मुकदमे हटा लेंगे। तो ये तो सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न खड़े करेंगे। इन्हें दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर रोज प्रश्न खड़े करते हैं, सेना पर खड़े करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, सीधे तौर पर मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो सेना और एजेंसियों पर सवाल खड़ा करती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि चुनाव आ गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत जरूर विपक्ष कर रहा है आनंद। लेकिन यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है और कई सारे दस्तावेजों यूपी एटीएस की तैयारी और उनकी कार्रवाई पर मैं अजीत वापस आपकी ओर लौटता हूं। पर आनंद तिवारी अभी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम कल शाम तक लखनऊ पहुंच सकती है। अब उनकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। स्पेशल सेल ने 2015 में अलकायदा के 2 आतंकी मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद को गिरफ्तार किया था और दोनों ही संभल के रहने वाले थे। अब मोहम्मद आसिफ आतंकी संगठन AQIS का इंडिया हेड था। आसिफ जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भी गया था। इसके अलावा न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंडी दरअसल यूपी के संभल का ही रहने वाला है। हलमंडी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान में जाकर अपना नाम बदल लिया। आनंद अभी इसी की बात कर रहे थे आनंद, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो पुलिस है, ये पूरा नेटवर्क है यूपी एटीएस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, क्या ये मानता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में भी कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर ये टारगेट हो सकते हैं? और अगर ये अब डू इट योरसेल्फ DIY किट है, यानी कि ये तो इंडिविजुअल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा संगठन हो, 2-3 लोग मिलकर भी कहीं पर कुछ कारनामा कर सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है।
मार्च में जो बीता मार्च है वहां पर एनआईए ने एक अहम चार्जशीट है जो कोर्ट में पेश करी थी और उसमें ये पूरा नेक्सस आया था कि किस तरह से अलकायदा के जो आतंकवादी हैं वो न केवल उत्तर प्रदेश न केवल दिल्ली को अपने निशाने पर रख रहे हैं बल्कि उनके निशाने पर कर्नाटका, नांदेड़, महाराष्ट्र के कई इलाके थे और वहां के जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जो पुलिस पर्सन हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं और जो बड़े नेता हैं, हिंदूवादी या संघ से जुड़े लोग हैं, वो उनके निशाने पे थे। उस चार्जशीट में बाकायदा कई लोगों के नाम का जिक्र है, जो नाम हम यहाँ नहीं बता सकते। उसमें बाकायदा लिखा हुआ कि किस तरह से जो बड़ी शख्सियत थी वो अलकायदा के निशाने पे थी। उसके लिए बाकायदा कुछ जो आतंकवादी थे, जिसमें एक शोएब मिर्जा उर्फ छोटू जिसका नाम बताया जा रहा था, वो जब एक प्लानिंग करने के लिए बेंगलोर जा रहा था उस दौरान उसे वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो एनआईए की चार्जशीट में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि अलकायदा किस तरह से जो है वो देश में तबाही मचाना चाह रहा था। और जैसा कि आनंद मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा गढ़ था जहां पर कई अलकायदा और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मीटिंग हुई पाकिस्तान के आईएसआई के कमांडर्स से और टेररिस्टों से, और वहां पर उन्हें अलग अलग टास्क दिया गया। और जो सबील अहमद है जिसका खुलासा कल हमने किया था, ये सबसे करोड़पति एक तरीके से अलकायदा का आतंकी था जिसने अपनी पुश्तैनी पैसा जो था उसका पूरा पैसा जो है वो आतंकवाद में इस्तेमाल करा, रिक्रूटमेंट करने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए, जिसको सऊदी अरब सरकार ने गिरफ्तार भी किया था 2016 में और उसके बाद उसे दोषी करार देकर उसे वहां पर जेल में बंद कर रखा था। बाद में उसे एनआईए ने डिपोर्ट करके भारत लेके आई थी। तो एक अलकायदा का बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा नेटवर्क है और जो लगातार इंडिया में तबाही मचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। और उसी के सिलसिले में कल एक जो बड़ी गिरफ्तारियां दो हैं वो लखनऊ से हुई हैं। जाहिर तौर पर एजेंसियां इसमें एक और डायनेमिक या एक डायमेंशन की बात है जहां पर ये वो ताकतें हैं जो कि किसी एक संप्रदाय के खिलाफ एक विरुद्ध एक माहौल खड़ा कर वहां पर समुदाय के अंदर वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके अंदर कूट कर एक ब्रेन वॉश कर एक समुदाय, हिंदू समुदाय के खिलाफ। और देखिए जितने भी इनके पास मैप्स आए हैं उसमें सब जो हैं हिंदू इंस्टॉलेशन, धार्मिक स्थल हैं जिनके नाम वहाँ पर लिखे गए हैं, जिनके इन्होंने जो है मैप्स जला दिए हैं। अब वहीं पर आनंद तिवारी की यही खबर के मुताबिक कल गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों में से एक संदिग्ध आतंकी 5 साल तक सऊदी अरब में रहा। इसी दौरान सऊदी में अलकायदा और लश्कर से संबंध रखने वाला आतंकी डॉक्टर सबील अहमद भी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी सबील बेंगलुरु में रहने वाला है जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। अब न्यूज़ 18 को सुरक्षा एजेंसियों से दस्तावेज मिले हैं और उसके मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर का चीफ ज़कीउर रहमान लखवी और मास्टरमाइंड जो है आतंकी हाफिज सईद भारत में जमातुद दावा जैसी संस्था भी खोलना चाहते थे ताकि भारत में तबाही मचाई जाए। अब आतंकी सबील ने इस दौरान एक आतंकी अब्दुल रहमान को पाकिस्तान भी भेजा जहां उसकी मुलाकात ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद से करवाई भी गई थी। अब दिल्ली एटीएस इस मामले में लखनऊ में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ भी करना चाहती है। तो ये तो एक और तार जो जुड़ रहा है। विक्रम सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा। विक्रम जी एक बात बताइए, जो अब हाल की घटनाएं घटी हैं, कुछ एक तार है कि 15 अगस्त से पहले माहौल बिगाड़ना है और दूसरा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ना है। अगर आप देखें जो बिहार में गिरफ्तारी, वो एक पार्सल बॉम्ब जो है जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जो सिकंदराबाद की ओर जो ट्रेन जा रहा था। फिर बांका में आपने एक मदरसे के अंदर इतने सारे विस्फोटक पदार्थ मिले। अब जो ये जिला परिषद के नामांकन के दिन जो बवाल हुआ उसमें भी देखिए बम फेंके गए हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वहाँ बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर अब धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में अब ये एक ऐसा एक माहौल आ रहा है। भले ही कितने भी संगठन हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक साजिश रची जा रही है उन ताकतों द्वारा जो कि भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, भारत में सोशल अनरेस्ट देखना चाहते हैं, वैमनस्य देखना चाहते हैं। आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही है आनंद जी। अगर आप पूरा देखें, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और जो घटनाक्रम हुआ है और उसके इतिहास में जाएं, आप ये देखेंगे कि इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर है। पाकिस्तान, आईएसआई, फॉरेन फंडिंग और इस तरीके के सामाजिक विद्वेष को करने के लिए इस ऐसे अपराधों को करना, विस्फोटक का इस्तेमाल करना, डू इट योरसेल्फ किट्स के माध्यम से जो पड़ोस के ग्रोसर के यहाँ या केमिस्ट के यहाँ जो सामान मिल जाए और प्रेशर कुकर आदि से 2000 तक में बॉम्ब बना करके ऐसी तबाही मचा दें कि ये एक संदेश
विश्व में जाए कि भारत में अशांति है, कानून व्यवस्था नहीं है और सभी एक दूसरे समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये तो खुशकिस्मती थी कि इनका सफल अनावरण दिल्ली पुलिस ने पहले किया, उत्तर प्रदेश एटीएस यूपी पुलिस ने अब किया और इनका पूरा ताना बाना अब खुलना परत दर परत खुलना शुरू हो गया है। ये तो अभी आप देखिए कि पहले आपने जो ट्रेलर देखा है कि अयोध्या का नक्शा, अन्य नक्शे जो जलाए गए, इनसे पूछताछ। अभी आप देखिएगा आगे आगे 72 घंटे में और क्या क्या सनसनीखेज खुलासे होते हैं। ये संतोष का विषय है, लेकिन मैं अपने राजनेताओं के वक्तव्यों से बड़ा निराश हूं कि जब निर्वाचन होते हैं, ये तो कोई बहुत ही असंयत बात है। दूसरा, यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है। यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं है तो यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आपने ली है अपने परिवार के लिए और अपने दल के नेताओं के लिए, वो वापस कर दीजिए। वो आप वापस करेंगे नहीं, आज नहीं 10 साल और नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सुविधा पूरी लेंगे और अविश्वास और राजनीतिक लाभ के लिए वक्तव्य अलग देंगे। निर्वाचन तो पूरे वर्ष देश में होते हैं, तो क्या आतंकवादी नहीं पकड़े जाए? वो हम इंतजार करें कि जब 6 महीने इलेक्शन ना हो तब आतंकवादी पकड़े जाएं। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम सिंह जी। इस वक्त अखाड़ा में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एक और बाजार जो है अनिश्चित काल के लिए बंद है क्योंकि कोविड के एसओपीज का पालन नहीं किया गया। भीड़ इकट्ठा करने की वजह से, कोरोना नियमों की अनदेखी करने की वजह से दिल्ली का एक और बाजार बंद। जनपथ मार्केट अगले आदेश तक बंद है। अब कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से बंद है। अब दिल्ली निवासी अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, दुकानदार कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन को ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पर 2 दिन पहले सदर बाजार की यही हालत हुई थी। सदर बाजार को बंद कर दिया गया था। उससे पहले भी कई सारे मार्केट्स को बंद किए गए। प्रियंका कांडपाल जुड़ रहे हैं। जनपथ मार्केट अब अगले आदेश तक बंद। प्रियंका जी बिल्कुल, ये लगातार जिस तरीके के एक्शन प्रशासन ले रही है उसी में ये एड ऑन हुआ है कि अब जनपथ मार्केट जो कनॉट प्लेस की है उसको अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साफ कहा गया है कि डीडीएमए के जो नियम थे, कोविड प्रोटोकॉल जो थे उनका पालन वहां नहीं हो रहा था। इस वजह से अगले आदेश तक अब जनपथ मार्केट बंद रहेगा। इससे पहले हम देख चुके हैं सदर बाजार, उससे पहले लाजपत नगर की बात की जाए, नांगलोई मार्केट की बात की जाए, सदर बाजार का ही एक दूसरा मार्केट है रूई मंडी, ये तमाम बाजारों को बंद किया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी अपनी चिंता जता चुके हैं कि लोग बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, भीड़ हो रही है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उसी वजह से अब कड़ाई जो है प्रशासन बरत रहा है। अब क्या इसमें कोई समय सीमा है या अनिश्चित काल तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है? जी अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि अभी अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। हालांकि जो मार्केट एसोसिएशन के तमाम लोग हैं वो जाकर एरिया के डीएम से जरूर मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि हम जाकर उनसे बात करेंगे, एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अक्सर इन केसेस में यही होता आया है कि जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो डीएम से जाकर मिलते हैं और अपनी तरफ से श्योरिटी देते हैं कि वो मार्केट की जो तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका वो पालन करवाएंगे। उनकी श्योरिटी के बाद मार्केट को खोला जाता है और कई बार नियम अगर पालन ना हो तो उसके बाद दोबारा मार्केट को बंद रख दिया जाता है। तो फिलहाल मार्केट एसोसिएशन की कोशिश रहेगी कि एक पूरा प्लान लेकर वो डीएम के पास पहुंचे। पर प्रियंका, प्लान तो पहले से होना चाहिए था। जब इन्होंने दुकान खोली लॉकडाउन के बाद तब भी तो यही वादा किया गया था, तब भी तो यही कहा गया था कि कोविड नियमों का पालन करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सीटीआई ने जो कि ट्रेड यूनियन है एक, उन्होंने भी इस बारे में अनिल बैजल एलजी को खत लिखा है और कहा है कि ये जिम्मेदारी आप दुकानदारों के ऊपर मत डालिए। दुकानदार अपनी दुकान के अंदर तो मैनेज कर सकते हैं कि आप मास्क पहनकर आए हैं, वही लोग अंदर आए, लेकिन बाजार की भीड़ उनकी कंट्रोल में नहीं है। तो ये 2 इशू भी लगातार साइड बाय साइड आनंद चल रहे हैं, जहाँ पर मार्केट्स लगातार ये कह रही हैं कि हम अपनी दुकान में फॉलो करा सकते हैं, लेकिन लोग अपने घरों से कितने आए, लोग मास्क ना पहने, इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी उठानी है। इसके लिए तो पुलिस और वहाँ के जो सिविल क्लोथ्स में जो ऑफिसर हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको फाइन लगाने की जरूरत है। जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा पहली बार में 1000 रुपए, दूसरी बार में 10,000 रुपए, वैसे ही दिल्ली में लगाएं, फाइन घेरें, या फिर कहें कि आपको घर के अंदर लॉकडाउन क्वारंटीन कर दिया जाएगा, आपका एड्रेस कौन सा है उस घर के अंदर जाकर लगा दिया जाएगा कि ये देखिए ये कोविड नियमों की अनदेखी करते हैं इस घर के रहने वाले, आप जरा सुरक्षित रहें, इनको 15 दिन के लिए क्वारंटीन करें। ऐसा ही सख्ती करनी पड़ेगी अगर इस तरह की लापरवाही हमको देखने को मिली तो। प्रियंका, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से नजर बनाएंगे उसी साजिश पर, गहरी साजिश पर, जिसका की अनावरण अब किया गया है उत्तर प्रदेश की एटीएस द्वारा। बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ तारीखों को जरा समझिएगा। 5 अगस्त 2021, 2 साल जबकि धारा 370 को हटा दिया गया हो, 1 साल राम जन्मभूमि पर शिलान्यास और भूमि पूजन की प्रक्रिया समाप्त हुई, और 15 अगस्त 2021
भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष उसकी शुरुआत। इससे पहले बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने की साजिश है, जिसकी पड़ताल हम आज आपको दिखा रहे हैं, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है। कल लखनऊ से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल यानी कि DIY मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, यानी खुद बम बनाओ, हमला करो। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक संदिग्धों ने अपने पैसों से बम बनाया था। इसके अलावा ई-रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों इंटरनेट के जरिए अल-कायदा के संपर्क में आए और फिर हैंडलर उमर हलमंडी से संपर्क हुआ। जानकारी के मुताबिक उमर हलमंडी के कहने पर ही बम बनाने में दोनों सफल थे और टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था। पूछताछ से पता चला है कि दोनों ने महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था और अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में धमाका करने में सफल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो जाता। अब यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि गिरफ्तार आतंकियों के अल-कायदा के होने से के पर्याप्त सबूत हैं और 15 अगस्त के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अल-कायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ACSO मौनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी घटना को रोका आपने? देखिए, एटीएस ने समय रहते बहुत तेज़ी से काम किया है। एटीएस बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे ADGLO और IG एटीएस ने बताया 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। सर, अयोध्या और काशी भी इनके निशाने था। कहा जा रहा है 15 अगस्त को बर्ड दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश सेंसिटिव प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो निश्चय ही कुछ भी हो सकता है और जो विदेशी ऐसी ताकतें हैं और इस तरह की अल-कायदा जैसे यूनिट्स हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम किया गया है। लेकिन कहने का मकसद केवल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत गंभीरता से आगे लेकर उसकी जड़ तक जाने की कोशिश। मंदी का नाम आ रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर है, वो इनको हैंडल कर रहा था, टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी साजिश को इन लोग अंजाम देने वाले थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, विदेशी असलाह, टाइम बम बरामद हुआ है। देखिए, ये जो बरामद हुआ है तो आपको सामने दिख ही रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस के अधिकारी बता चुके हैं। लेकिन मूल बिंदु यह है कि प्रदेश की व्यवस्था को, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटीएस को और मजबूत करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पिछले कुछ समय से हम लोग जो है लगातार एटीएस में और अधिकारी मैन पावर और जो है हथियार, इसमें जो अत्याधुनिक चीज़ें ये बढ़ाने जा रहे हैं आप एटीएस? जी, एटीएस में नया इक्विपमेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है। एटीएस को मैन पावर अतिरिक्त दिया जा रहा है, एटीएस को वेपन्स और बेहतर दिए जा रहे हैं। तो यूपी एटीएस को और मजबूत करने का बहुत स्पष्ट कनेक्शन कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में भी छापेमारी एटीएस की चल रही है। कितनी जगह छापेमारी चली और किस तरह आपने इस पूरे इनके मॉड्यूल को हैंडल किया है? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अभी कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूल हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा कार्रवाई होगी। पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है, लोगों को बगल में नेबरहुड में ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है तो उसमें जो है उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और पुलिस को, यूपी पुलिस को, एटीएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए।
अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ हैं। अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अवनीश अवस्थी जी से भी बात की। देखिए, ये जो 5 अगस्त 2021 है बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल हो जाते हैं 370 के हटने के बाद, 1 साल हो जाता है राम मंदिर जन्मभूमि में भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद, और 15 अगस्त से 75वीं आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारनामा करने की साजिश जो है ये निकल के आ रही है। दूसरा, ये जो डू इट योरसेल्फ किट है, ये वो है जो कि इस्लामिक स्टेट यानी दैश जब वहाँ निरस्त हुआ, वहाँ से जो लोग भागकर अपने अपने देश चले गए, फिर उनको कहा गया, हैंडलर्स ये कहते हैं कि जो यहाँ से हम तुमको सिखाते हैं, तुम छोटे छोटे कारनामे वहाँ पर ऐसे करो कि दहशत का माहौल फैला रहे, बना रहे। अब ये तो बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गिरोह है ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है। 2-2, 3-3 लोग भी कहीं पर भी जाकर कुछ भी है, एक छोटी सी जगह पर भी अगर बम फोड़ देते हैं तो दहशत का माहौल हो जाएगा। और फिर सवाल ये हो जाएगा कि दंगा और दहशत, इसके बीच में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो नाकाम रही, निरस्त हो गई? देखिए बिल्कुल आनंद, सबसे खतरनाक बात यही है, डू इट योरसेल्फ, यानी अब आपको सीधे संपर्क में नहीं रहना है। एक बार सऊदी अरब में मीटिंग हो जाएगी, आपको पूरा मॉडल बता दिया जाएगा कि अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। जो बात होगी वो इंटरनेट के जरिए होगी या टेलीग्राम के जरिए होगी। उसके बाद 3 से 4 लोग किसी भी शहर में इकट्ठे होंगे, अपने पैसे से बम खरीदेंगे, अपने पैसे से बारूद खरीदेंगे और बनाएंगे और उसका विस्फोट कर देंगे। ये बहुत ही खतरनाक मॉड्यूल है, डू इट योरसेल्फ। इस पर हम सवाल सरकार के मंत्री से कर लेते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2021 सेलिब्रेशन का टाइम है और 75वीं वर्षगांठ शुरू हो जाएगी पूरे देश में, देश की आजादी के। तो देश की आजादी के 5 अगस्त को जिस तरह शुरू होने वाला, और 15 अगस्त को ये टारगेट करने वाला, 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो जाएंगे देश की आजादी को। पिछली साल शिलान्यास हुआ तो आपने देखा इसको कितना बड़ा खतरनाक मंसूबा है, डू इट योरसेल्फ, यानी खुद विस्फोट करेंगे, खुद बनाएंगे और खुद डाला देंगे। देखिए, ये अपने आप में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की विशेषता और उनकी सतर्कता है, और बधाई की पात्र हैं खासकर एटीएस उत्तर प्रदेश की। उन्होंने इसको नाकाम किया और हम 75वीं जो हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है उसको हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। सभी सुरक्षित हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी एटीएस ने जो काम किया है आप सबने देखा है, बड़ा सराहनीय कार्य, और आगे भी बहुत तेजी के साथ में वो सब काम कर रही हैं हमारी एजेंसियां। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और जो भी इस तरह की हरकत करता पाया जाएगा, जिस तरह से ये आतंकी पकड़े गए, ये अपने आप में बताता है कि हमारी एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। और देखिए, अयोध्या से लेकर काशी से लेकर मथुरा से सब जगह मंदिरों की सुरक्षा आज बढ़ा दी गई। कल कई शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। संभल, जहां का जो पाकिस्तानी हैंडर हल मंडी, वो उसका जो इलाका है, वहां भी एटीएस ने छापेमारी की है। दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया, 2 संदिग्धों को पकड़ा है। तो किस तरह आपकी एजेंसी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? देखिए, एजेंसियां ये काम कर रही हैं, इस पर खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा। एजेंसियां अपने हिसाब से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, और हमें ये पता है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां प्रदेश की एक एक नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित हैं, और आदरणीय योगी जी की सरकार, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से इसको नाकाम किया, और पहली बार आपने देखा इस तरह की घटना को इतनी तेजी के साथ में इसको पकड़ने का काम किया हमारी एटीएस ने। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि रात में कार्रवाई करते हैं, देर रात करते हैं कार्रवाई, कि कोई लोग ना जाग रहे हों, आराम से सब सो रहे हों, और ये रेकी करके करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कल कार्रवाई की है, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर था। उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे भी अभी खतरा टला नहीं है। एसीएस होम बता रहे थे खतरा टला नहीं है, और बहुत खतरनाक मॉड्यूल है अलकायदा का। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, लगातार इनके तार कहां हैं उसको एजेंसियों ने बाकायदा तरीके से जांचा है, परखा है, और उस पर एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। इसलिए अब हम ये जरूर कहेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अपने नागरिकों से कि इस तरह के संदिग्ध लोग अगर उन्हें कहीं पर नजर आए तो वो स्थानीय पुलिस को जरूर सूचित करें, सूचना दें। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके जरिए सूचना दें, क्योंकि ऐसे लोगों को हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है अजीत की, भारत को कैसे वीक दिखाया जाए, भारत को कैसे ऐसे पोर्ट्रे किया जाए विक्रम सिंह जी, कि ये साजिश ऐसी है कि लोगों के बीच में डर का माहौल बना है, और दूसरा ये कहें कि योगी सरकार फेल है, मोदी सरकार फेल है, और वो भी उस वक्त जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष की सेलिब्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आनंद जी, बिल्कुल सही निष्कर्ष से आपने कहा कि इस आलोक में की 75वीं वर्षगांठ हमारे स्वाधीनता की है। इसके अलावा धारा अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बारे में भी जो हम लोग कोई सेलिब्रेशंस तो अभी प्लान्ड नहीं है, लेकिन हाँ वर्षगांठ तो उसकी है ही। इसके अलावा जो एक संदेश देना है कि कम खर्च बाला नशीन,
2-2 हजार के प्रेशर कुकर बॉम्ब बना लें और इस तरीके के 100 बम अगर एक साथ सीरियली फोड़वा दें, आप ये देखें कि कम खर्च वाला नशीन कम से कम खर्चे में तबाही और एक भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। इनका गेम प्लान क्या है कि दहशत में लोग जिंदा रहें। इसके पहले जब ये विस्फोट करते थे तो उसके बाद जब जिम्मेदारी ओढ़ते थे तो उनके एक चिट्ठियां और ईमेल आप प्रकाशित किए जाते थे, प्रमुख समाचार पत्रों को भेजते थे। उसमें यही कहते थे कि भय और आतंक में अब आप जिंदा रहें, क्योंकि भय और आतंक के बीच में ही हम आपको नेस्तनाबूद करेंगे। खैर ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, चकनाचूर हो गए और आगे भी ऐसे ही चकनाचूर होंगे। लेकिन जो भयावह इनकी जो रोड मैप है उसका सूत्रपात और उसका संचालन जिस प्रकार से हुआ, हो रहा और निष्क्रिय किए गए, ये अत्यंत संतोष का विषय। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, कार्रवाई अभी बहुत लंबी बाकी है और ऑपरेशंस बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और इसके लिए ये जरूरी है कि सारी इंटेलिजेंस की, ये केवल उत्तर प्रदेश और लखनऊ नहीं, पूरे भारत के ऊपर ये खतरे के बादल हैं और सारी एजेंसीज को मिल करके इसमें प्रभावी कार्य योजना के तहत, एक रणनीति के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वो जैसे सुरक्षा एजेंसीज कहते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल कहते हैं कि उन्हें बस एक बार कामयाब होने की जरूरत है और हमें हर बार कामयाब होने की जरूरत है, तो प्रेशर ऐसा है कि कभी भी ये खतरा टला नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने इस मामले में क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अबू भाई, जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जब पाकिस्तानी कनेक्शन आता है तो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देते? एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले टेररिस्ट यहाँ भेज रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि अब यूपी का चुनाव जो है ना, उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, देश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, इनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूँ कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। परंतु जो हो रहा है देश में, हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं। मुझे पकड़ा था बगैर किसी गलती के, 1 साल तक मैं जेल में पड़ा रहा। मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने ताकत दिया था, मेरे पास रिसोर्सेज थे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सका था। लेकिन आज वो गरीब जिनके पास खाने को नहीं है, उनके माँ बाप सड़क पर मूंगफली सब्जी बेचकर चलाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर ऐसे केसेस में डाला जा रहा है और बाद में नील बटा सन्नाटा। अबू आजमी के इस बयान पर मोहसिन रजा क्या कहते हैं, अजीत सिंह से भी पूछेंगे। लेकिन वहीं यूपी एटीएस के मुताबिक उनकी टीम आतंकियों के पिछले 1 हफ्ते से उनको ट्रेस करती आ रही थी और इन आतंकियों का हैंडलर, यानी वो जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, वो उमर हलमंडी है। बताया जा रहा है कि उमर हलमंडी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा के बीच है और जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था। लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग मिल गया। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। तो 1 हफ्ते से इन्हें ट्रेस किया जा रहा था, फिर इनके कनेक्शन को पाकिस्तान के हलमंडी से जोड़ा गया। लेकिन वहां अबू आजमी कहते हैं कि अगर है पाकिस्तान से कनेक्शन तो 2 महीने में इनको सजा सुनवाओ, फांसी पर लटकाओ तो मानेंगे। लेकिन ये आपकी सियासत है और कुछ नहीं। गरीब लोगों को आप जानबूझकर अंदर कर रहे हैं, उनको आतंकवादी ठहराकर आप अंदर कर रहे हैं। देश के मुसलमान बच के रहे, चुनाव आने वाले हैं, ये अक्सर होने वाला है। अजीत, देखिए, बिल्कुल अबू आजमी के सवाल का जवाब सीधे मोहसिन रजा साहब से ही ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, अबू आजमी ये कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तानी है, उनके संबंध आतंकी है, तो 2 महीने में उनको सजा सुनाए, हम ताली बजाएंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। देश और प्रदेश के मुसलमान सावधान रहें। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये खुद
एक आरोपी रहे हैं, अपने आप में अच्छी तरह से ये आरोपी रहे हैं। और ऐसे लोग अगर इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो इसका मतलब ये लगता है कि बहुत गैर जिम्मेदाराना समाजवादी पार्टी को इस पर अपनी सफाई देना चाहिए कि आखिर आप सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, आप आतंकियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके इस सवाल से तो ये निकल कर आता है कि अगर अबू आसमी या अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों पर हमें शक है या हम इन पर भरोसा नहीं करते, और उसके बाद अबू आसमी कहते हैं, इनके महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि ये गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इसका मतलब है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना इनकी आदत बन चुकी है और ऐसे लोग देश की राजनीति करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का हमारे। जी अजीत बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं बस विक्रम सिंह जी से जानना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई यहाँ रुकी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है इस सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है उसको लेकर, और ये भारत भर में होगा। निसंदेह आप अगर इस पे गौर कर ले कि इसके पहले भी जब कभी तार टूटे थे और इतने बड़े मॉड्यूल के, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हम पहली पायदान पे है। 99 से अधिक पायदान अभी शेष है। 2 के बाद 12 गिरफ्तारियां और हुई, 2 से 12, और ये हो सकता है 144 हो जाए। लेकिन इसमें जिस तरीके का नेटवर्क सामने आया है, कानपुर में बेकनगंज और जाजमऊ और संभल उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इनके तार संभल से अगर पाकिस्तान तक आपने ट्रेस कर लिए हैं, अभी आगे देखिए दिल्ली की टीम आ रही है और इसमें बहुत ज्यादा होमवर्क और गहराई से आपराधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। आनंद जी विक्रम सिंह जी हमारे साथ इस पड़ताल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अखाड़ा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद, और दर्शकों देखने के लिए अखाड़ा धन्यवाद। बने रहिए लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर, खबरों का सिलसिला जारी है अर्पिता के साथ। शुक्रिया आनंद। और बड़ी खबर के साथ